स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों आज आइए हम लोग देखते हैं पेट के सिलेबस के अनुसार दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया, सबसे ज़्यादा शासनकाल किसने किया, सभी वंशों के संस्थापक कौन थे, इन सभी बिंदुओं को हम एक शीर्षता से देखते चलेंगे। पहले देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया। तो देखते हैं, पहले थे गुलाम वंश, दूसरे थे खिलजी वंश, तीसरे तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। यानी 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का था। अब सभी वंशों के संस्थापक पूछ लिया जाए, पूछता है क्वेश्चन में कि गुलाम वंश का संस्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का आ जाएगा, संस्थापक पूछ लेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। अगला पूछ लेगा कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक की बात की जाए तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां और लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। ये रहे 5 वंश और 5 वंश के संस्थापक। और सभी वंशों को हम अच्छे से देखते चलते हैं। पहला वंश लेते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल जो था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश की संस्थापना की बात की जाए तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी हमने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। इन वंश का नाम गुलाम वंश आखिर क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इस वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक ही था। छोटा कार्यकाल था। इसे लाख बख्श कहा जाता था, इसलिए चूँकि गरीबों में लाखों का दान करता था। गरीबों में लाखों के दान करने के कारण ये इसका नाम लाख बख्श भी कहा जाता था। इसको एक चीज़ और कहा जाता है, इसे पूरा कुरान याद था। पूरा कुरान याद होने की वजह से इसे कुरान खान भी कहा जाता था। कुरान खां भी कहा जाता था। इसकी राजधानी जो थी, इसने राजधानी लाहौर को बनाया और इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में लाहौर में। चौगान खेल रहा था, उसमें घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके गुरु की बात की जाए तो इसके गुरु थे बख्तियार काकी। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, इसका मकबरा भी लाहौर में ही था। इस वंश का इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। जो गुलाम वंश था उसका वास्तविक संस्थापक इसे नहीं माना जाता था। कारण ये था कि इसने कभी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था और उस समय दिल्ली सल्तनत में जो अपने नाम का खुतबा पढ़वाता था वही उस वंश का या उस समय वास्तविक संस्थापक या सुल्तान कहलाता था। तो इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया था। पूछेगा क्वेश्चन कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसमें दिया रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसने सुल्तान के बजाय अपने आप को मलिक या सिपह सलाहकार, ये मलिक है, मलिक तथा सिपह सलाहकार की उपाधि धारण किया। यानी सुल्तान की उपाधि ने धारण करके ये मलिक तथा सिपह सलाहकार की उपाधि धारण किया। इसे पूरा कुरान याद था, इसीलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता था। मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब ये अजमेर यानी राजस्थान पर गया था, आक्रमण किया था, जब राजस्थान पर विजय मिली अजमेर पर, तो उसने वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर राजस्थान में। पूछ लेता क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं, इसने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई।
यानी दिल्ली में एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, जो भारत की पहली मस्जिद थी। यानी भारत में पहली मस्जिद किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली में। अपने गुरु की याद में यानी बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन पूरा नहीं करवा पाया था। इसे 2 मंजिला बनवाया था, 2 मंजिला बनवाया था। उसके पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। यानी कुतुब मीनार का निर्माण तो उसने शुरू करवाया, लेकिन पूर्ण नहीं करवा पाएगा। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट देखते हैं। इसका उत्तराधिकारी आराम शाह था, यानी इसका अगला उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1210 ईस्वी में मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी होता है आराम शाह, जिसने 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक शासन किया। ये एक अयोग्य शासक था, यानी शासन पद्धति के बारे में इसे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो इसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यानी इल्तुतमिश ने अपदस्थ कर दिया। मतलब इसको उसके पद से हटाकर स्वयं ही शासक बन गया, यानी स्वयं ही सुल्तान बन गया इल्तुतमिश। यानी इसका जो आराम शाह का कार्यकाल पूछेगा तो 1210 से 1211 तक, सिर्फ लगभग 8 महीने था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इसका टाइम पीरियड था 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यानी गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है कि चूँकि खुद एक गुलाम का गुलाम था। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं कि इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने स्थापना किया था गुलाम वंश का, बट उसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। कारण ये था कि उसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। तो ये जो इल्तुतमिश हुआ, इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और इसीलिए इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में यालदौज, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी के गुलाम यालदौज, कुबाजा, कुतुबुद्दीन ऐबक 3 थे। जो शासनकाल के लिए इसने मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो दिल्ली पर शासन करने के लिए यालदौज भी चला आया। तो उसमें तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1215 ईस्वी में, जिसमें इल्तुतमिश ने यालदौज को पराजित किया और उसे वहीं मार दिया। उसके बाद स्वयं शासक बन गया। शासक बनने से पहले बदायूं, यानी बदायूं जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, वहाँ का सूबेदार था। बदायूं उत्तर प्रदेश में है, वहीं का ये सूबेदार था। इसने एक कार्य और किया, इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी का टका किसने चलाया? दिल्ली सल्तनत में चांदी का टका किसने चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। और तांबे का पूछेगा जीतल, तो भी इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। इसे गुम्मद तथा मकबरा निर्माण का जनक माना जाता है। यानी जो भारत में गुम्मद और मकबरा निर्माण शुरू हुआ, उसका जनक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। इसने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र धारण करने की प्रचलित की। लाल वस्त्र यानी आपको न्याय, आपके साथ अन्याय हुआ, आपको न्याय चाहिए, तो आप लाल वस्त्र धारण करके सभा में आइए अथवा किसी मस्जिद के सामने खड़ा हो जाए। तो इसने परंपरा का प्रचलन किया। इसके साथ साथ इसने एक परंपरा और प्रचलित की थी, जिसका नाम था एकता प्रणाली। एकता प्रणाली तो ये था कि अगर कोई सैनिक है, उसको वेतन के बदले, जो वेतन उसका होता है, वेतन के बदले उसको भूमि दे देता था। वेतन के बदले भूमि देता था। पूछता है क्वेश्चन, एकता प्रणाली किसने चालू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट ये था, किसने तुर्काय चहलगामी यानी चालीसा दल जिसे कहते हैं, एक 40 सरदारों का एक सलाहकार परिषद थी, उसकी शुरुआत की। मतलब अमीरों की 40 सरदार जो काफ़ी अमीर होते थे, उनका एक संगठन बनाया। शासन पद्धति में उनका सजेशन महत्वपूर्ण कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। इसे शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहली बात, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, मकबरा निर्माण का जनक इल्तुतमिश, तुहर के चालगामी की शुरुआत इल्तुतमिश, इन सभी का जो जन्म माना है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके साथ साथ इसने एक कार्य और किया कि इसके साथ साथ एक पॉइंट और देते हैं। इसने कुतुब मीनार यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, सिर्फ 2 ही मंजिला बनवा पाया था, तो उसका जो पूर्ण करने का कार्य था इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद अगला पॉइंट था, इसने अपने जीवन काल में ही रजिया को जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया था। बट ऐसा हुआ नहीं। जब इसकी मृत्यु हुई, इल्तुतमिश के मरने के बाद 40 सरदारों ने रजिया सुल्तान के बजाय रुकनुद्दीन को दिल्ली का संस्थापक सुल्तान घोषित कर दिया, जिससे रजिया सुल्तान को काफ़ी आहत हुआ और उसने लाल वस्त्र धारण करके एक मस्जिद के सामने जाकर खड़ी हो गई। मस्जिद के सामने जाकर खड़ी हुई तो जनता के हस्तक्षेप के माध्यम से इसे दिल्ली का सुल्तान बना गया, घोषित किया गया। उसके बाद रजिया सुल्तान का शासनकाल के देखा जाए, रजिया सुल्तान के कार्यकाल के बारे में देखा जाए तो रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था बहुत ही छोटा था, यानी 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला व अंतिम महिला शासक थी। यानी दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बनने वाली प्रथम के साथ साथ अंतिम महिला शासक भी थी। इसके पहले ना कोई हुई थी और ना इसके बाद में कोई हुई। इसके नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखा जाए, दिल्ली के मलिक याकूत से, दिल्ली का एक मलिक याकूत थे, उनसे रजिया सुल्तान का काफ़ी घनिष्ठ संबंध था। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए कि रजिया ने तवर हिंद, यानी जो पंजाब में तवर हिंद है, वहाँ के एक इक़्तिदार थे मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान की जो है अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जब अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तो रजिया सुल्तान ने तवर हिंद पर चढ़ाई कर दी। तवर हिंद पर चढ़ाई करने के बाद जब रजिया सुल्तान को लगा कि वो युद्ध को हार रही है, यानी मलिक अल्तुनिया युद्ध जीत रहा था और रजिया सुल्तान युद्ध हार रही थी, तो रजिया सुल्तान ने तुरंत मलिक अल्तुनिया से एक ऑफ़र कर दिया शादी करने का। और मलिक अल्तुनिया तुरंत राजी भी हो गया, यानी और उसके बाद ये दोनों ने शादी कर लिया। मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने एक दूसरे से शादी कर लिया। उसके बाद जब ये शादी करके रास्ते में लौट रहे थे तो हरियाणा के कैथल में इन्हें डाकुओं के एक झुंड ने मार दिया। ऐसा माना जाता है कि इसे मरवाने के पीछे मलिक याकूत का हाथ था, जिससे 40 जो सरदार थे कहीं ना कहीं उनका थोड़ा रोल था, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसके बाद जैसे ही हरियाणा में के कैथल में इसकी मृत्यु होती है, उसके बाद दिल्ली के जो 40 सरदार थे उन्होंने मलिक याकूत को भी मार दिया, मलिक याकूत को हत्या कर दी। जब मलिक याकूत की हत्या हो गई, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने अपने हिसाब से शासक बैठाना शुरू किया। तो सबसे पहले इन्होंने बैठाया बहराम शाह को 1240 से 1242 ईस्वी में, एक अयोग्य शासक था। उसके बाद इन्होंने बैठाया अलाउद्दीन मसूद शाह को। उसका कार्यकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक। काफ़ी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था, तो इसको याद करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके तत्पश्चात आया नसरुद्दीन शाह। इसने भी कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं किया था, 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। बट कुछ इंपॉर्टेंट काम इसमें ज़्यादा तो नहीं, कुछ था जो इसको देखेंगे। इसने क्या किया, नसरुद्दीन शाह 1246 से 1266 ईस्वी, ये एक मितव्ययी यानी बहुत ही कम खर्चीले व्यक्ति था। इसके साथ ही एक अपना जो रोजी रोटी होता है, मतलब दिनचर्या, अपना जो भी खाने पीने की व्यवस्था, तो उसे टोपी सिलकर चलाता था। अपना जीवन यापन टोपी सिलकर चलाने का इसने एक महत्वपूर्ण काम किया। इसने क्या किया कि 40 दल में जो 40 दल सरदारों की 40 दल थी, उसमें एक गुलाम था बलबन। उसमें बलबन को इसने 40 सरदारों की टीम में नियुक्त कर दिया।
उसके बाद इसके साथ साथ बलवन को इसने उलूग खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन शाह ने बलवन खां को उलूग खां की उपाधि दी थी। देखते हैं बलवन का कार्यकाल। बलवन, जिसे उलूग खां भी कहा जाता है, इसका शासनकाल देखा जाए तो इसका शासनकाल था 1266 से 1287 ईस्वी तक। 1266 से 87 ईस्वी तक इसका शासन कार्य था। उसके साथ साथ ये एक क्रूर शासक था। यह एक क्रूर शासक था। और इसका जो निवास मतलब कहाँ का था, बलवन जो है ईरान का था। ईरान का था। ये ईरान के होने के साथ साथ कुछ ईरानी पद्धतियाँ को भी दिल्ली सल्तनत में लागू किया, यानी भारत में लाया। जैसे इसने सिजदा एवं पैबोश पद्धति लाई। सिजदा एवं पैबोश एक ईरानी पद्धति है जिसमें क्या होता है कि जब आप राजा के सामने जाएं या सुल्तान के सामने जाएं तो आपको राजा के सामने झुककर प्रणाम करना होता था। उसके साथ साथ राजा के चरणों को चूमना होता था। ये पद्धति सिजदा एवं पैबोश कहलाती है, जो एक ईरानी पद्धति है जिसे बलवन ने लाया था। पूछता है क्वेश्चन कि सिजदा एवं पैबोश पद्धति किसने लाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवन। उसके साथ साथ इसने नवरोज उत्सव का भी प्रचलन किया। नवरोज उत्सव का ईरानी उत्सव है, उसको भी भारत में लाने का कार्य बलवन को ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पूछता, इसके साथ साथ इसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई, यानी आक्रमणकारी नीति, युद्ध एवं आक्रमणकारी नीति अपनाई। बलवन ने 40 दल को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में यह था कि बलवन ने जो है जो 40 दल था, इसने देखा कि सब शासन सत्ता इन्हीं के आरोप चल रहा है, तो इसने क्या किया, उन्हीं को ही समाप्त कर दिया, उनका अस्तित्व ही मिटा दिया। इसने राजा के राजत्व जो सिद्धांत होते हैं बलवन ने उसे भी लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैकुबार अगला शासक बना, जो एक अयोग्य शासक था जिसने मात्र 1 वर्ष तक शासन किया, तो इनका कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। अब जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, अर्थात कोई नया वंश की उत्पत्ति होने वाली है। नया वंश कब उत्पत्ति होगा, जब इसको कोई मारेगा। इसको मारने वाला कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या करेगा, क्यूमर्स को मारेगा और एक नए वंश की स्थापना करेगा, जिसे कहेंगे जलालुद्दीन का जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश की स्थापना करेगा। इसका संस्थापक में ले लिया जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। किसको मार कर किया, क्यूमर्स को मार कर किया। तो पॉइंट ये बनते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं कि बलवन से रिलेटेड कि बताइए कि नवरोज उत्सव किसने लाया, तो इसका राइट आंसर बलवन। रक्त एवं लौ की नीति, बलवन की कौन सी नीति है, रक्त एवं लौ की नीति। इसके साथ साथ पूछेगा कि सिजदा एवं पैबोश पद्धति किसने लागू किया, बलवन हो जाएगा। पूछेगा नवरोज उत्सव कहाँ का उत्सव है, ईरानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नसरुद्दीन। इसके बाद कोई तो पॉइंट है नहीं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। रजिया सुल्तान के बारे में पूछता है कि प्रथम महिला शासक कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता नहीं। इसके कार्यकाल पूछ लेता है, रजिया सुल्तान कब से कब तक थी, 1236 से 1240। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। इसके साथ ही शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तुर्क चालगामी यानी 40 दल का स्थापना इसी का जाएगा इल्तुतमिश का। एकता प्रणाली इल्तुतमिश। न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र धारण करने की परंपरा का प्रचलन इल्तुतमिश। गुम्मद तथा मकबरा निर्माण का जनक इल्तुतमिश माना जाता है। चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश। तो ये रहे सभी के सभी पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और हमें पूर्ण विश्वास है ये आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा करेगा पेट के लिए। आप लोग अगर इस वीडियो को देखकर अच्छे से जाते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, नोट करते हैं। नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग 2 बार देखेंगे वीडियो, अपने आप याद हो जाएगा और आपको परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और एक पॉइंट और छूट गया है, उसको हम बता देते हैं। गुलाम वंश के शासकों का क्रम देख लेते हैं। कभी कभी शासकों का क्रम दे देता है। पहला हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हो जाएगा आराम शाह, तीसरी बार इल्तुतमिश आया, उसके बाद रुकनुद्दीन आया, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह आया, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आया, उसके बाद नसरुद्दीन शाह आया, नेक्स्ट आया बलवन या तो उलूग खां,
नेक्स्ट आया कैकुबार, उसके बाद क्यूमर्स। क्यूमर्स के बाद अगला आएगा जलालुद्दीन इसको मारेगा और खिलजीगंज की स्थापना की, जिसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए या वीडियो में कोई कमी आए तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर पिन करें। थैंक यू क्लास।